हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो द हिंदू अगस्त 31 को पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का टाइटल है ए डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। और इस आर्टिकल के ऑथर हैं आर नागराज। आर नागराज was the Indira Gandhi Institute of Development Research was with Indira Gandhi Institute of Development Research मुंबई। ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस करता है जो एक वर्ल्ड बैंक का एनुअल पब्लिकेशन है। इसका टाइटल है डूइंग बिजनेस। और ये जो रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड ओवर जितनी कंट्रियां हैं उनमें जो डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस को वहाँ पर उस कंट्री में करने के लिए क्या इन्वायरमेंट है, किस तरीके की वहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। बिजनेस एट ईज जो एक मतलब बिजनेस करने की जो सुविधाएं और जो एक वहाँ पर जो एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि बिजनेस को करने के लिए हेल्पफुल है, उसके आधार पे पूरे वर्ल्ड ओवर कंट्रियों की रैंकिंग करता है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे कंट्री की रैंकिंग होती है और उसकी एक मैथोडोलॉजी होती है जिस आधार पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कंपैरेटिवली कंट्रियों की पोजीशन क्या है बिजनेस करने के मामले में। तो अभी ये देखा गया है कि जो जिसके आधार पे ये रैंकिंग की जा रही है, जो डेटा है और जो मैथोडोलॉजी है उसमें इरेगुलरिटी पाई गई है। डिटेक्टेड इरेगुलरिटी ऑफ डेटा ऑफ ए फ्यू कंट्रीज। कुछ कंट्रियों के मामले में उनके डेटा और साथ ही साथ जो मैथोडोलॉजी है इसमें इरेगुलरिटी पाई गई है। उसको लेके वर्ल्ड बैंक ने अपनी ये जो एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको हाल्ट कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक सिस्टमेटिक रिव्यू, असेसमेंट ऑफ डेटा चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल डेटा रिव्यू प्रोसेस, इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट टू द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इन सारी चीज़ों को लेके वर्ल्ड बैंक इंटरनल ऑडिट कर रहा है और वो जो भी डेटा आ रहे हैं उसके रिव्यू हो रहे हैं और उसका असेसमेंट हो रहा है और एक पूरे सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोसेस चल रहा है इस रैंकिंग को बनाने में जो डेटा और जो मैथोडोलॉजी यूज हुई है उसको लेके। तो यहाँ पर ये जो रैंकिंग है इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस हिसाब से है कि वर्ल्ड ओवर कंट्रियां जो वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग देता है बिजनेस करने के लिए, डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग कंट्रियां और जो गवर्नमेंट होती है वो अपने तरीके से उसको यूज करते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल वो अपनी कंट्री की पोजीशन इंप्रूव करने में सफल रहे हैं और उसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होता है, रेटोरिकल या सिग्निफिकेंस होता है। तो हम यहाँ पर इंडिया के केस में देखें कि इंडिया हैज सॉट टू इम्प्रूव इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग एज ए मीन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू अचीव द टारगेट सेट फॉर मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो टारगेट है अपना मेक इन इंडिया का, जिसमें कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है और अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट तो उसमें जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें अगर भारत की रैंकिंग बेटर होती है, इम्प्रूव होती है, तो उसका डायरेक्ट फायदा ये होता है कि ये माना जाता है कि भारत में बिजनेस करने की सुविधाएं, इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिससे कि भारत को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में, लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में, अट्रैक्ट करने में भारत के लिए फायदा है। भारत का केस ज़्यादा कन्विंसिंग होता है और इस तरीके से भारत जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया की जो टारगेट रखा है उसको अचीव करने में सफल होता है।
तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से भारत की चीजें, इससे भारत को इस तरीके से फायदा होता है और गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भारत के केस में हम देखते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 16 to 17% है। ठीक है। और भारत का जो गोल है कि उसको 25% लेके जाने का। तो इस तरीके से जो गोल सेटिंग गवर्नमेंट ने की है, और उसमें अगर भारत की इन्वेस्टमेंट, भारत की जो रैंकिंग बिजनेस करने के मामले में, बिजनेस करने के मामले में जो रैंकिंग इंप्रूव होती है, तो भारत इस तरीके से अपने या गवर्नमेंट अपने जो गोल है उसको पूरा करने में गवर्नमेंट के लिए मददगार सिद्ध होता है, और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी वहाँ की गवर्नमेंट को होता है। तो यहाँ पर भारत के केस में भारत की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। भारत की रैंकिंग 142 थी 2014 में, जो कि 2019 में इम्प्रूव होकर 63 हो गई। तो भारत ने काफी अच्छा काम किया है, और भारत की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इम्प्रूव हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि जो चिली के केस में ये अपोजिट हुआ है। चिलीज ग्लोबल रैंकिंग वेंट डाउन फ्रॉम 34 in 2014 to 67 in 2017। तो चिली की जो रैंकिंग थी वो 34 जो 2014 में थी, वो बढ़ के 67 2017 में हो गई। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी इस पीरियड के दौरान, जो कि, और वो सोशलिस्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को अक्यूज किया कि आप accusing of manipulating the ease of doing business index methodology to show her presidency in poor light। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, सोशलिस्ट प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो उस पीरियड में थे 2014 to 2017, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को ब्लेम किया कि आपने हमारी रैंकिंग कम की, हमारी रैंकिंग 67 में लेके आ गए, जिससे कि हमारी प्रेसिडेंसी और जो हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे वर्क था वो पुअर लाइट में शो हुआ। तो मतलब आप यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस जो वर्ल्ड बैंकिंग की रैंकिंग है, उससे गवर्नमेंट किस तरीके से अफेक्ट होती है और इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इस टोटल जो मैथोडोलॉजी है और डेटा के ऊपर ही क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब डेटा के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है और मैथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे जो रैंकिंग दी गई है, चाहे वो इंडिया की दी गई हो चाहे चिली की दी गई हो, उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। वोट कैसे ट्रस्टवर्थी होगा अगर वो गलत डेटा और गलत फॉल्टी मैथोडोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये इसको लेके कुछ लोगों ने काम किया है, जैसे कि जस्टिन सैंडोफर और दिव्यानी वाधवा स्टडी एट द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंड that the improvement in India's ranking was almost entirely due to methodological changes। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन जनवरी 2018 में जस्टिन सैंडोफर और दिव्यानी वाधवा की जो स्टडी एट द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में काम करते हैं, उन्होंने पाया कि जो इम्प्रूवमेंट है इंडिया की रैंकिंग में वो ऑलमोस्ट ड्यू टू मैथोडोलॉजिकल चेंज की वजह से है। तो इंडिया ने जो अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है, वो रैंकिंग इंप्रूवमेंट करने के पीछे रीजन ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हुई है, बल्कि चेंज जो हुआ है मैथोडोलॉजी चेंज हुआ है। इसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तो ये आरोप लगे हैं और उस आरोप को लेके ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो हाल्ट कर दी गई है पब्लिकेशन के लिए, और इसका ऑडिटिंग और रिव्यू और डेटा को एनालाइज करने का काम वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और हम देखते हैं कि इन सारी ये जो रैंकिंग है उसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से चिली ने जो अपनी रैंकिंग कम हो जाने की वजह से रैंकिंग खराब हो जाने की
की वजह से किस तरीके से वहाँ के प्रेसिडेंट को का इमेज और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से ब्लेम आया, उसको लेके कंप्लेंट उन्होंने वर्ल्ड बैंक को किया है। तो अगर हम इंडिया का केस देखें तो इंडिया का जो रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव फ्रॉम 142 पोजीशन इन 2014 टू 63 पोजीशन इन 2019 एज पर द ओल्ड जो क्या कहते हैं, जिस जिस डेटा और मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन किया जा रहा है, उस डेटा और मेथोडोलॉजी की को लेते हुए भारत की रैंकिंग इंप्रूव होके 63 हो गई है। और ये जो रैंकिंग है, भारत के जो गोल हैं, गवर्नमेंट का जो गोल है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को जो जीडीपी का 16 टू 17% है, उसको बढ़ा के हम 25% लेके आ जाएं बाय 2022 और ऑलमोस्ट क्रिएटिंग 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर ये गवर्नमेंट क्लेम करती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त करेगी और 100 मिलियन जॉब एडिशनल जॉब क्रिएट करेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और उसके लिए गवर्नमेंट अपना परफॉर्मेंस ये बताती है कि उसका रैंकिंग 63 हो गया है फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन ऑफ 142। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर ये सारी चीजें फाल्टी मेथोडोलॉजी और डेटा पर हैं, तो गवर्नमेंट के इस क्लेम को और इस गोल की ट्रस्टवर्दीनेस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। इसके लिए ऑथर का कहना यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, वो हमारी अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो वो स्टेगनेट कर रही है अराउंड 16-17% ऑफ जीडीपी के। और rather than creating additional 100 million job, we have lost 3 million job between 2011-12 to 2017-18। ये ग्राउंड रियलिटी है। और एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग फेल फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 टू 0 इन 2019-20। और इंडिया का जो डिपेंडेंस है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर में, वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर एक विडंबना की स्थिति ये है कि वर्ल्ड बैंक रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंकिंग ईज ऑफ बिजनेस में बढ़ रही है, लेकिन जो सर्वे बताते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टेगनेंट है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब लॉस भी हुआ है। और अगर अभी कोविड और इस सारी सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो या जीडीपी ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो ऑलमोस्ट 0 हो गई है अभी वर्तमान के समय में, और भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों चीजों के ऊपर में किस तरीके से तालमेल नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग को माने तो भारत में ये सारी चीजें अपोजिट होनी चाहिए थी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़नी चाहिए थी और हमारे यहाँ जॉब काफ़ी बढ़ने चाहिए थे। हमारी इंपोर्ट पे, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट पे फ्रॉम चाइना से डिपेंडेंसी कम होनी थी, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग कुछ दूसरा बता रही है और ग्राउंड रियलिटी कुछ दूसरी है। और चिली के केस में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया है। और हम देखते हैं कि रसिया का जो रैंकिंग था वो 2018 में 20 था और 2012 में 120 था। तो 2012 में रसिया की पोजीशन 120 थी, जो कि इंप्रूव होके 2018 में 20 हो गया। लेकिन रसिया में कोई भी ऐसा आधारभूत मैन्युफैक्चरिंग में चेंज नहीं हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन रैंकिंग में ये बहुत भारी चेंजेस रसिया के केस में हम देखते हैं। और चाइना के केस में भी हम यही देखते हैं कि चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना तो वैसे भी वर्ल्ड लीडर है और वो अपनी पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, बल्कि थोड़ा एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, वर्ल्ड बैंक रैंकिंग, उसकी पोजीशन थोड़ी खराब ही हुई है, लेकिन वास्तविकता उससे परे है। जैसे कि 2006 में चाइना की रैंकिंग 78 थी,
2017 में चाइना की रैंक 96 हो गई। तो आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि रसिया की रैंकिंग 20 है और चाइना की रैंकिंग बता रहा है 96, जबकि हम जानते हैं कि रसिया और चाइना के बीच में मैन्युफैक्चरिंग को लेके, सप्लाई चेन को लेके कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना इज मच मच बेटर एंड बिगर कंपेयर टू रसिया। तो ये सारे यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हम डेटा में और मेथोडोलॉजी में हम देखते हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो उसके पीछे जो मेथोडोलॉजी में क्या कमियां हैं, जिसको लेके हम इस तरीके से इंडेक्स देख रहे हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो उसमें ऑथर ने बहुत सारी कमियां बताई हैं मेथोडोलॉजी में, जैसे कि हम इसके जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं इस पूरे इंडेक्स के। मैनी शॉर्ट कमिंग इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडेक्स। एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडेक्स आर वीक। जो इसका एनालिटिकल या एम्पेरिकल फाउंडेशन है जो इस इंडेक्स का डूइंग बिजनेस, इसका वीक है। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन डी ज्यूरे मेजर एंड नॉट ऑन डी फैक्टो कंडीशंस। तो जो डी फैक्टो मतलब जो रियल कंडीशन है उसके ऊपर में ये इंडेक्स बेस्ड नहीं करता है, बल्कि जो एक लीगल फ्रेमवर्क की एक जो लीगल तौर पे जो चीजें कही जा रही हैं उसके तौर पे ये इंडेक्स को बेस्ड किया गया है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो क्रेडिबल एसोसिएशन बिटवीन इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग एंड ए राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड आउटपुट ग्रोथ। तो और ये भी कहता है आर्टिकल कि कोई क्रेडिबल एसोसिएशन या कोरिलेशन हम नहीं देखते हैं कि किसी कंट्री की रैंकिंग इंप्रूव होती है तो उसके साथ में उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन या आउटपुट ग्रोथ भी होता है। मतलब कंट्री की रैंकिंग और उस कंट्री में कैपिटल का फॉर्मेशन और आउटपुट ग्रोथ के बीच में एसोसिएशन हम नहीं देखते हैं थ्रू दिस डेटा, through this index of doing business. The data for computing the index are obtained from larger enterprise in two cities, Mumbai and Delhi, by lawyers, accountant and broker, not from the entrepreneurs. इंडिया के केस में जो भारत का जो डेटा लिया गया है वो मोस्टली फ्रॉम टू सिटीज से लिया गया है, मुंबई और दिल्ली, और जो कि वहां के लॉयर्स, अकाउंटेंट और ब्रोकर से लिया गया है, ना कि एंटरप्रेन्योर से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर somebody who is feeling the pinch of doing business. They are the startup, they are the first person who is facing the heat. तो अगर आप उनसे डेटा कलेक्ट नहीं करते हो तो आपकी ग्राउंड रियलिटी को आप कैसे कैप्चर करोगे, क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, आर डूइंग ए बिजनेस, आर द फर्स्ट जनरेशन पीपल। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ डेटा है वो किस तरीके से रियलिटी को कैप्चर करने में नाकामयाब है। और हम देखते हैं कि टू मीट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टारगेट, सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फैक्ट्री आर कंप्रोमाइज्ड। गवर्नमेंट अपने डूइंग ऑफ बिजनेस जो टारगेट है रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, आथर का कहना है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड जो फैक्ट्रियों में होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज किया है, जैसा कि कुछ बॉयलर एक्ट को लेके कुछ चीजें ऑथर ने बताई हैं। Estimate of legally required time for firm to complete certain legal and regulatory provision provided by doing business survey do not match with the experience of firm as provided by enterprise survey। अब डूइंग बिजनेस के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन हो सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सकता है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है, कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन को गवर्नमेंट कट शॉर्ट कर सकती हैं, कुछ चीज़ों को कंबाइन कर सकती हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी बहुत सारी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लेके आए हैं, जिससे कि बहुत सारे रेगुलेशन जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उन सारी चीज़ों को
उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसको खत्म करने का प्रयास किया है, जिससे कि ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग भारत की बढ़ सके। लेकिन ये चीजें एक अपनी तरफ है, क्योंकि इनकी भी उपयोगिता है, लेकिन इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस होता है जो एक इंटरप्राइज का, एक जो फर्म का बिजनेस करने के लिए जो कि कवर होता है एंटरप्राइज सर्वे में, वो दोनों चीजों के बीच में मैचअप नहीं हो रहा है, यहां पर ऑथर का ऐसा क्लेम है। तो एक्सपीरियंस ऑफ फर्म विच इज engaged इन बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट प्रोविजन, पर्टिकुलरली इन लीगल और रेगुलेटरी प्रोविजन, उसमें जो गवर्नमेंट ने काम किया है और जो फर्म का एक्सपीरियंस है, दोनों के बीच में डिसोनेंस है। There is a little in any major strand of economic thought which suggests that minimally regulated market for labor and capital produce superior outcome in terms of output and employment। यहाँ ऑथर का कुछ थ्योरी को भी लेके डाउट है कि अगर हम ये कहें कि कोई भी ऐसा मार्केट जो कि मिनिमली रेगुलेटेड है फॉर लेबर और कैपिटल, वहां पर सुपीरियर आउटकम होगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये चीज ऐसा पॉसिबल होगा बेस्ड ऑन सम थ्योरी, इसको लेके ऑथर का विश्वास नहीं है। यू कैन रिड्यूस रेगुलेशन, यू कैन फॉर लेबर एंड कैपिटल, दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू सुपीरियर आउटकम इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम केवल अपने रेगुलेशन को अगर हम ये सोचें कि रेगुलेशन और बैरियर फॉर आउटकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, it is not so. So this concludes the analysis of first article. Second article which I am analyzing is despite the messaging it is still advantage China. It is written by Catherine B. Hada, again published on Hindu 31st. यहाँ पर जो इंडिया का गोल है कि वो एक अल्टरनेट सप्लाई सोर्स और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए चाइना, इन कंपैरिजन ऑफ चाइना। तो उसको लेके क्या प्रॉब्लम है और क्या इंडिया की स्ट्रेंथ है, इसको लेके ये आर्टिकल एनालाइज करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरीके से चाइना का अग्रेसिव स्टैंस है मिलिटरली स्ट्रेटेजिकली, और किस तरीके से अभी चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस से, और किस तरीके से चाइना जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है ग्लोबल सप्लाई लाइन की जो उसकी पकड़ है, उसको वो किस तरीके से यूज कर रहा है अपने स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल गोल के लिए। और चाइना के ऊपर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोप्राइटरी चीज़ों को स्टील करने का भी आरोप लगता रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाइना की स्ट्रेंथ है। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उस समय उस सिचुएशन में जो कंपनियां एमएनसीज और पर्टिकुलरली यूएस की कंपनियां क्या चाइना छोड़कर भारत में निवेश करना पसंद करेंगी? क्या भारत को वो अपना सप्लाई लाइन के लिए एज ए बेस के तौर पे भारत को वो एक्सेप्ट करेंगी या भारत में आएंगी? इसको लेके भारत की क्या गोल है, भारत की क्या स्ट्रेंथ है और भारत की क्या वीकनेस है, ये यहाँ हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि एज पर ऑथर की फ्यूअर यूएस कंपनी देन प्रेडिक्टेड माइट क्विट चाइना, दोज हु आर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ चाइना विल नॉट क्विट। तो ऑथर का कहना यह है कि बहुत कम कंपनियां चाइना छोड़ेंगी, और जो कंपनियां फोकस कर रही हैं चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में, दे विल नॉट क्विट एट ऑल। और उसमें से अगर कुछ कंपनियां जो अपना बेस शिफ्ट कर रही हैं चाइना से, दे नॉट नेसेसरली दे विल चूज इंडिया टू शिफ्ट देयर बेस, क्योंकि अदर एशियन कंट्रीज आर also competing with India
टू फॉर दोज कंट्री। और अगर चाइना के कंपैरिजन में देखें इंडिया में, तो जो इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस है, एक्सपर्टाइज है, वो चाइना के कंपेयर में काफी वीक है। और अदर एशियन कंट्री आर मोर कॉम्पिटिटिव इन मैनी एस्पेक्ट कंपेयर टू इंडिया। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इंडिया की पॉलिसी जो अभी आई है आत्मनिर्भर की, या इंडिया जो स्वदेशी या इंडिजिनियस को प्रोडक्शन को लेके किस तरीके से इंडिया में जो फोकस है, तो उसको लेके ऑथर का कहना है कि इंडियाज पॉलिसी दैट सीमिंगली डिसएडवांटेज फॉरेन इन्वेस्टर हु पोज ग्रेटर कॉम्पिटिटिव थ्रेट टू इंडियाज डोमेस्टिक काउंटर पार्ट लाइक इन द सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स एंड एजुकेशनल प्रोवाइडर। तो यहाँ पर इंडिया की जो पॉलिसी है कि पर्टिकुलरली ई कॉमर्स या एजुकेशन सेक्टर में, कि वो बाहर से कॉम्पिटिटिव थ्रेट नहीं चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो देयर ओन इंडियन कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो वो जो एक डिसएडवांटेज है इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर को, उसको लेके भी ऑथर का ने अपना कमेंट दिया है। ऑथर का ये भी कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर में नॉट एक्सेप्ट लिमिट्स एंड कंडीशन इन इंडिया which they might not accept elsewhere. Today shareholder demand accountability and faster profit making. तो ऑथर ये कहता है कि जो अगर भारत किसी भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर में टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है, तो उसको वो वहां उस फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर में नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो आज की डेट में जो शेयर होल्डर की जो मेंटेलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और फास्टर प्रॉफिट मेकिंग चाहते हैं। उनके पास में इतना पेशेंस नहीं है कि इंडिया को वो मैच्योर मार्केट बनने तक वो वेट करें, या एक गेस्टेशन पीरियड के लिए, या वो एक बिजनेस साइकिल को मैच्योर होने तक वो वेट करें। दे आर लुकिंग फॉर सम शॉर्ट टर्म गेन और फास्टर प्रॉफिट मेकिंग। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि भारत के साथ में एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इसके साथ ही चाइना कंटिन्यू अब कॉम्पिटिटिव है मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। चाइना कंटिन्यू टू ऑफर इन्वेस्टर मैनी एडवांटेजेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, skill levels that allow innovation to move quickly from prototype to product, which came after decade of strategic planning. तो चाइना ने अपनी इसको लेके काफी पहले से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रखी है, और वहां पर चूंकि जो द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट डेवलप किया और जो उनके पास में स्किल सेट अवेलेबल है, उसकी वजह से कोई भी इनोवेशन को वो इजिली और क्विकली थ्रू प्रोटोटाइप बना के उसको प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में बहुत जल्दी ला सकते हैं, जिससे कि इनोवेशन, R&D और मार्केट स्किल, वो काफी एक इकोसिस्टम वहां पर है जो चाइना को ये कॉम्पिटिटिव एज देता है। और जो चाइना ने जो इकोनॉमिक जोन बना के रखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन और मासिव, और वहां पर वो सारे जो इंटर रिलेटेड कंपनियां रहती हैं वो सब एक ही जगह में रहती है, को लोकेटेड रहते हैं, जिसमें कंपनियां, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी, वो सारे एक पर्टिकुलर जोन में रहते हैं। इससे वो उस तरीके का एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट होता है जो कि इनोवेशन, प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट, ये पूरे साइकिल को फास्टर और क्विकली मार्केट में लेके आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के साथ में क्या चैलेंजेस हैं, भारत की क्या पर यहाँ पर वीकनेस है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर कॉम्पिटिटिव एशियन कंट्री। लेकिन इसके साथ ही भारत के कुछ एडवांटेज भी हैं, इनहेरेंट एडवांटेज। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडियाज आइडेंटिटी एज ए डेमोक्रेटिक अन चाइना इज वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट।
अभी जिस तरीके से जो चाइना को लेके जो एक बेड प्रेस की सिचुएशन रही है, चाइना की इमेज जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ओवर खराब हुई है ड्यू टू कोविड और चाइना के जो अग्रेसिव स्टैंड की वजह से, उसमें सब बहुत सारे कंट्रियां और बहुत सारी फर्म चाइना से के ऊपर में ही सारा चीज अपना बिजनेस मॉडल फोकस नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क और दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो उस वो एक काइंड ऑफ अन चाइना फीलिंग इज देयर। तो वो भारत के लिए काफी स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि भारत की जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट जुडिशरी और प्रेस इन कंपैरिजन ऑफ अथॉरिटेरियन चाइना, वो भारत को एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और भारत अपने आप में भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि ग्रोइंग है। सो नो स्टेट सपोर्टेड हैकिंग ऑफ फॉरेन कंपनी इंडस्ट्रियल सीक्रेट। और भारत में जैसा कि चाइना में हम देखते हैं कि स्टेट सपोर्टेड हैकिंग होती है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, इंडस्ट्रियल सीक्रेट को, वैसा भारत में नहीं होता है। नो स्टेट सपोर्टेड हैकिंग इज अलाउड और इज डन हियर ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सीक्रेट। भारत कोई कोअर्सिव टैक्टिक्स भी यूज नहीं करता है। नो कोअर्सिव टैक्टिक्स अगेंस्ट क्रिटिसिज्म बाय फॉरेन कंपनीज लाइक व्हाट चाइना डू। और इंडिया का जो ओपन वाइब्रेंट प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, वो एक फेवरेबल कॉन्ट्रास्ट है कंपेयर टू चाइना। इंडिया का एक लार्ज और इंक्रीजिंगली वेल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट है और इंडियाज एफर्ट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल जोन। सो इंडिया इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंडस्ट्रियल जोन के क्रिएशन को लेके भारत काफ़ी समय से एफर्ट कर रहा है और दे हैव रीच टू ए सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी लेवल। India has taken number of steps to reduce the need for approval by the center and increase intra-ministerial coordination on FDI policy. So जो doing ease of doing business, जो अभी हमने पहले आर्टिकल में देखा भी कि भारत की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो भारत में बिजनेस स्टार्ट करना या क्लोज करना या बिजनेस कंडक्ट कराना काफ़ी इजी हो गया है कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। और गवर्नमेंट ने भी उन क्षेत्र में, रेगुलेटरी क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट भी काफ़ी उसके लिए एफर्ट डाल रही है और अपॉइंटेड हाई लेवल ऑफिशियल टू इनकरेज इंश्योर गोल ऑफ अट्रैक्टिंग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं और भारत की कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और भारत इस लाइन पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो गोल है कि एक अल्टरनेट सप्लाई सोर्स एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने टू चाइना, वो इस लाइन में हम गवर्नमेंट का एफर्ट देखते हैं। इसके साथ ही भारत के कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो ऑथर का कहना है कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, प्रेडिक्टेबल हो और कंसल्टेटिव हो। मतलब इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इन सारे लोगों के कंकरेंस से, इन सारे लोगों के कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन से ही पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और ये प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। So this concludes the analysis of second article. I hope these analysis will prove helpful to you to improve your understanding. Thank you.